छोड़ा है मेरे लिए क्वेश्चन पेपर? अरे वाह, मेरे को लगा खत्म हो गए होंगे। तो एक बच्चा नया भी आया है। ठीक है, 4 2 6। गायब कौन है फिर? गौरव और हाँ कोई नहीं, वो तो दोनों साथ ही हैं, घूम रहे होंगे छुट्टी मार के। देखो पहला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर सेड टू बी मोनोसियस और डाइसियस। ठीक है, तो बोला हुआ है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको हम मोनोसियस या डाइसियस कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ बताओ। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे भाई? बताओ जी, कैसे अटेम्प्ट करोगे पहले क्वेश्चन को? पहले मोनोसियस और डाइसियस बताएंगे क्या है। हाँ उसके बाद उनके एग्जांपल दे देंगे, जैसे कि मोनोसियस में हमारा थे पपाया, हाँ और जो डाइसियस में हमारा था सनफ्लावर। ठीक है, देखो तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, बिल्कुल सही बताया इसने, कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। ये क्या होता है यहाँ पे? कैलेक्स और कोरोला, सेपल या पेटल्स, और नीचे की तरफ फ्लावर की स्टॉक होती है, डंडी, जिसे हम पेडिसल कहते हैं। तो फ्लावर में अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होगा तो फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, और बाइसेक्सुअल के लिए कौन सा वर्ड दिया हुआ बायोलॉजिकली? मोनोसियस। कौन सा आएगा? मोनोसियस। और फ्लावर के अंदर अगर सिर्फ मेल पार्ट है या फ्लावर के अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं भाई? डाइसियस या यूनिसेक्सुअल। पहला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म, लेबल इट्स सेलुलर कंपोनेंट्स ओनली। बताओ जी, कौन सा डायग्राम बनेगा? कौन सा? मैच्योर माइक्रोस्पोर, ये पढ़ा है तुमने अभी तक? नहीं पढ़ा। पॉलन ग्रेन का डायग्राम अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम। आ गया भव्य। गौरव की तो बची नहीं शीट, ये दे देना पीछे से। कोई नहीं, मेरी वाली शीट ले लेगा वो। तो सेकंड क्वेश्चन अभी पेंडिंग रखेंगे, हो सकता है आज हो जाए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर। ठीक है भाई, सारे को सॉल्व करेंगे अपने माइंड में। बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर, उसके अंदर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं पर माइक्रोस्पोरेंजियम में। ध्यान से देखना, हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट दिस कैन प्रोड्यूस। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कि तुम सोच रहे थे सर इसमें दिल्ली 2010 लिखा सिर्फ ये है, बाकी में मैंने इरेज कर दिया, इसमें इरेज नहीं हो पाया। ठीक है, तो सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो तुम्हारे सीबीएसई में आए हुए हैं, मेरे मन से नहीं बनाया कोई क्वेश्चन। तो देखो भाई, मैंने क्या पढ़ाया था, अपने आप माइंड में सॉल्व करो। तो मैंने क्या बताया था? एंथर, मेल पार्ट जो होता है, ठीक है, मेल पार्ट, उस मेल पार्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट, यही पढ़ा था हमने। एंथर जो होता है वो कैसा होता है? उसमें दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। और इन दो पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? लोब। क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एंथर की लोब्स। एंथर की क्या हो गई? लोब्स। तो यहाँ पे एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। और हर लोब के अंदर दो थीका होते हैं। हर लोब के अंदर दो थीका होते हैं, मतलब हर लोब के अंदर फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। हर लोब के अंदर फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है भाई, तो हर लोब के अंदर दो थीका होते हैं। तो हर लोब के अंदर डाइथीकस कंडीशन होती है। हर लोब के अंदर डाइथीकस कंडीशन होती है। फिर मैंने बताया था, ये हो गया नंबर 1, एंथर बाइलोब्ड हो गया, दिस इज नंबर 1। ठीक है, देन एंथर के अंदर डाइथीकस कंडीशन होती है, ये हो गई नंबर 2। थर्ड मैंने बताया था कि इस डाइथीकस एंथर के अंदर होता है पॉलन सैक। क्या होता है? पॉलन सैक। और ये पॉलन सैक का दूसरा नाम क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट जो था इसका नाम क्या था? पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और इस पॉलन सैक के अंदर क्या पाई जाती थी? पॉलन मदर सेल। क्या पाई जाती थी? इसका दूसरा नाम बोलो, इसका तीसरा नाम बोलो। कौन है पॉलन ग्रेन वाला? अबे पॉलन ग्रेन तो बना ही नहीं, अभी बनेगा पॉलन ग्रेन। तो एंथर मेल पार्ट के अंदर क्या भरा हुआ होता है? पॉलन ग्रेन भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप पे लिख के भेजा था, अगर पढ़ते तो नहीं होगे मेरा मैसेज, है ना? ग्रुप पे लिख के मैंने क्या भेजा था? आ गया नींदों में से। लो भाई, सीट सो रहे थे ना? हाँ, ओ बल मत हिलाना, इधर बैठो। हाँ चलो जी, पंखा चलाना होगा ना? समझ गया मैं, गर्मी भी तो लगती है ज्यादा। लेट भी आया, सुविधा भी पूरी चाहिए।
ठीक है भाई, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, मैंने बताया था एंथर बाइलोब्ड होता है, थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं गौरव, ठीक है। तो एंथर बाइलोब्ड होता है, उसके अंदर डाइथिकस कंडीशन होती है, और डाइथिकस में भी क्या होता है, पॉलन सैक होता है, और पॉलन सैक के अंदर पॉलन मदर सेल होती है। क्या होती है गौरव? पॉलन मदर सेल। तो भाई तुम में से किसी ने भी मेरा मैसेज नहीं देखा ग्रुप का, है ना? तो मैंने पॉलन मदर सेल के 3 नाम लिख के भेजे थे। पॉलन मदर सेल के माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या लिखा था? और एक और लिखा था, बताओ कौन बताएगा? हाँ ये बोला इसने, अब मेरे को भी भूलवा दिया। पोटेंशियल पॉलन, क्या नाम होता है? पोटेंशियल पॉलन। ये पॉलन ग्रेन बना सकता है, इसके पास पोटेंशियल है पॉलन ग्रेन बना, एनसीईआरटी का वर्ड है ये, पोटेंशियल पॉलन। इसका एक और नाम होता है पोटेंशियल पॉलन। तो पॉलन मदर सेल जो होती है ये क्या बनाती है? सेंटर में पॉलन ग्रेन्स। क्या बनाती है? पॉलन ग्रेन्स बनाती है, पॉलन ग्रेन्स बनाती है, पॉलन ग्रेन्स बनाती है। तो तुम्हें ये समझ में आया यहाँ पे कि इस बाइलोब एंथर के अंदर 4 पॉलन सैक होते हैं, और इस 4 पॉलन सैक के अंदर जो पॉलन मदर सेल होती हैं वो क्या बनाती हैं? पॉलन ग्रेन। जिसमें एक डाटा और बता देता हूं, एक पॉलन मदर सेल, 1 पॉलन मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन बनाती है। कितने बनाती है? अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर, क्लियर है? बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पॉलन मदर सेल कितनी दे रखी है? 100। और उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है पर माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें बोला हुआ है पर माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ, अब यहाँ पे बच्चा क्या सोचता है? अब यहाँ पे ये चाहते तो लिख नहीं सकते, ये वर्ड नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि बच्चे को तो पता ही एंथर की बात हो रही है, पर इसने यहाँ पे क्या लिख दिया? पर माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बच्चा क्या सोचेगा? एक में 100 है, 200, 300, 400 और 4 चौक 1600 आंसर हो गया, और ऑप्शन में 1600 दे रखा होगा, है ना? फंस गए ना? पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है? और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना एंथर, इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो उसने जानबूझ के इस पूरे स्ट्रक्चर को लास्ट में मेंशन कर दिया, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम एंथर होता है। तो ये यूं कह रहा है एक एंथर में 100 मदर सेल हैं, तो एक मदर सेल कितने पॉलन ग्रेन बनाती है? तो 100 कितने बनाएगी? आगे आंसर। पर इसने जानबूझ के लास्ट में क्या लिख दिया? पर माइक्रोस्पोरेंजियम। वो वर्ड लिखना भी नहीं चाहिए था, पर इसने ट्रिक करी बच्चों के साथ, और वही बच्चे इसमें गलत आंसर करेंगे। अब बोला हुआ है हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट दिस एंथर कैन प्रोड्यूस, और ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है? गए नंबर सीधे सीधे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंथर विद माल फंक्शनिंग टेप्टम, ठीक है? तो जरा पहले इसका भी टॉपिक समझाएंगे, है ना भाई? जो ग्रुप पे मैसेज भेजता हूं उसे देख लिया करो कृपया करके, ठीक है? क्योंकि मैं भेज कहां से रहा हूं तो वो भी बता दे रहा हूं। उसका रीजन ये है, जो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है इसके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है मैं वो रीड करता हूं, ठीक है? मैंने पढ़ रखी है, पर मैं दोबारा क्या करता हूं? रीड करता हूं जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है? उस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग में मुझे अगर कोई वर्ड ऐसा मिलता है जो तुम्हारे काम का है या जिसपे नीट का क्वेश्चन बना हुआ है, तो मैं ग्रुप में तुम्हें लिख के भेजता हूँ कि आज ये चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने ये टॉपिक पढ़े, और उसके साथ में मेंशन कर देता हूँ कि इसका नाम ये भी था, ठीक है? तुम ग्रुप पे नहीं है तो शायद तुम्हें ये मैसेज नहीं मिल पाया होगा, है ना साना? तो मैं अभी ऐड कर दूंगा तो फिर तुम्हें मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो देखा करो मैसेज, तुम्हें कितना पढ़ना है लास्ट क्लास का, बस वो मैसेज वाले टॉपिक पढ़ लिया करो, उतना ही पढ़ना है तुम्हें, ठीक है? अगर वो मैसेज का टॉपिक तुम्हें आते हैं इसका मतलब तुम्हें लास्ट क्लास का आता है, ठीक है? अगर टाइम बचा, ठीक है, जो अभी तो दिख रहा है कि तुम लोग अच्छा पढ़ रहे हो, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं दिख रहा कि नहीं पढ़ रहा बेकार, तो अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशली लाइन बाय लाइन की भी क्लास रखूंगा, ठीक है? यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा के और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, और उसमें मार्क करे होंगे कि ये एनसीईआरटी की लाइन है और इससे नीट का क्वेश्चन बना हुआ है और इसका मतलब ये है। पर वो डिपेंड करता है तुम्हारी परफॉर्मेंस पे। अब मुझे दिखेगा इतना ही नहीं पढ़ पा रहे तो मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के लिए अलग से एफर्ट क्यों मारूं, ठीक है? क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में ऐसे नहीं लाऊंगा कि एनसीईआरटी डाउनलोड करके चला दी, वो एनसीईआरटी टाइप्ड फॉर्म में लानी पड़ेगी प्रॉपर, इधर एनसीईआरटी इधर बगल में उसके नोट्स समझाने के लिए, ठीक है? तो 2-3 घंटे 4 घंटे में पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी, पर उससे पहले पूरी एनसीईआरटी मतलब एक चैप्टर, और उससे पहले पूरा चैप्टर होना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है?
तो देखते हैं, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम इस सवाल की बात कर रहे थे कि 100 मदर सेल है तो कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, 400 बनेंगे। ठीक है, तो ये होप सो सवाल समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात हो रही है, तो यहाँ पे तुम्हारा नंबर 1 क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क हो चुका है, नंबर 3 क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क हो चुका है, नंबर 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 क्वेश्चन है, एंथर विद माल फंक्शनिंग टैप्टन ऑफ्टन फेल टू प्रोड्यूस वाइबल मेल गैमेटोफाइट, गिव वन रीजन। तो हमने लास्ट क्लास में एक डायग्राम पढ़ा था एंथर का। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो मेल पार्ट होता है, उस मेल पार्ट को अगर हम काटें, उस मेल पार्ट को हम अगर काटें तो उस मेल पार्ट के अंदर हमें बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था भाई कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये किसके लिए होती है? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जो सेकंड लेयर होती है उसका क्या नाम होता है? एंडोथीशियम। ठीक है, और ये होती है प्रोटेक्शन के लिए और डाइसेंस के लिए। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होती है और डाइसेंस के लिए। डाइसेंस का क्या मतलब होता है? यहाँ भरे हुए हैं पॉलन ग्रेन। क्या भरे हुए हैं? यहाँ भरे हुए हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन जिस जगह से बाहर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डाइसेंस। डाइसेंस का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का बाहर आना। ठीक है, थर्ड लेयर जो होती है उसका नाम होता है, और वो एक लेयर नहीं होती, एक से ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिडल लेयर होगी और एक दूसरी होगी। ठीक है, तो जो थर्ड लेयर होती है उसका नाम क्या होता है? मिडल लेयर। ये सब किसकी लेयर पढ़ रहे हैं हम? एंथर की। ठीक है, एंथर की। ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये एंथर का क्या है? टीएस। क्या है? मतलब एंथर को ऐसे काटा गया है, ऐसे ऐसे काटा गया है। ऐसे काटोगे तो एलएस होता है और ऐसे काटोगे तो टीएस होता है। तो ये टीएस ऑफ एंथर है, और इस एंथर की हमें थर्ड लेयर देखने को मिली, मिडल लेयर, और ये सिर्फ मदद करती है डाइसेंस में। किसमें मदद करती है? डाइसेंस में। तो ज्यादा मदद डाइसेंस में ये करती है, ना कि ये। अब आती है फोर्थ लेयर जिसका नाम होता है टैप्टम। क्या नाम था? टैप्टम। तो यहाँ पे फोर्थ लेयर जो थी उसका नाम था टैप्टम, और ये जो टैप्टम थी इसके 2-3 कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इस लेयर का नाम लिखेंगे। जो फोर्थ लेयर है उसका नाम है टैप्टम। तो जो टैप्टम है उसके हमने 2-3 कैरेक्टर्स पढ़े थे, जिसमें एक कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं, और कि जो यहाँ पे लास्ट में जो सेल थी जिनका नाम क्या आएगा? पॉलन मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल के जस्ट पीछे होती है। टैप्टम इसके जस्ट पीछे होती है। टैप्टम जस्ट इसके पीछे होती है। टैप्टम जस्ट इसके पीछे होती है। टैप्टम जस्ट इसके पीछे होती है। तो मतलब टैप्टम इन पॉलन मदर सेल को देती है न्यूट्रिशन। क्या देती है? न्यूट्रिशन। तो ये देती है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। ये देती है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन देती है। किसको देती है न्यूट्रिशन? टू पॉलन मदर सेल। किसको देती है? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल को, पॉलन ग्रेन बनाने वाली सेल को क्या देती है? न्यूट्रिशन। अब आते हैं सवाल पे। किस पे आते हैं? सवाल पे। ठीक है, तो सवाल देखो, सवाल में बोला हुआ है एंथर जिसका माल फंक्शनिंग टैप्टम है। एंथर जिसका क्या खराब है भाई? टैप्टम। सवाल समझ पा रहे हो? एंथर जिसका क्या खराब है? टैप्टम खराब है। ऑफ्टन फेल, वो फेल हो जाता है टू प्रोड्यूस वाइबल मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमेट। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है वायबल मेल गैमेट्स। व्हाट इज वायबल? बताओ जी, पहले सवाल, सारे वर्ड का मतलब। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। वायबल का मतलब ये नहीं होता। हाँ, वायबल का मतलब होता है कितनी देर तक वो खराब नहीं होते। ठीक है, हाँ, कितनी देर तक खराब नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जो गेहूं और चावल के पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 30 मिनट में खराब हो जाते हैं। तो उनकी वायबिलिटी कितनी है? 30 मिनट। 30 मिनट में वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मैंगो एक्सेट्रा, इन सब के, जो 1-1 महीने तक खराब नहीं होते। तो उनकी वायबिलिटी कितनी है? 1 महीना। समझ में आ गई बात? तो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी का मतलब होता है वो कितने टाइम तक खराब नहीं होते हैं। दिस इज कॉल्ड वायबल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है लूज देयर वायबिलिटी, मतलब खराब हो गए। ठीक है, तो बोला हुआ है एंथर जिनका टैप्टम माल फंक्शनिंग होता है, जिनका टैप्टम खराब होता है, वो वायबल मेल गैमेट, सही मेल गैमेट बनाने में असमर्थ होते हैं। कारण बताओ। तो क्या आंसर लिखोगे? बिकॉज, तो आंसर क्या लिखोगे? टैप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पॉलन मदर सेल इफ टैप्टम इज माल फंक्शनिंग। अगर टैप्टम कैसा आएगा? माल फंक्शनिंग है, तो मदर सेल को भी क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रिशन। और इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कौन खराब हो जाएगा? पॉलन ग्रेन खराब हो जाएगा। क्लियर होगी बात भाई? तो यहाँ पे तुम्हारा थ्योरी का एक क्वेश्चन और हो गया सीबीएसई का। ठीक है, इसके सबके आंसर करके लेके आओगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। तुमने तो अभी खैर इतना नहीं पढ़ रखा, पर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है।
नाम क्या तुम्हारा? प्रांजल, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सेम क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन व्हाई पॉलन ग्रेन लूज देयर वाइबिलिटी व्हेन टेप्टम ऑफ द एंथर इज मालफंक्शनिंग। क्या क्वेश्चन सेम है? बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सेम है, ध्यान दो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? सेम। इवन घर पे भी जब करोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सेम, 2 बार नहीं लिखोगे, ठीक है। वो वाला काम मत करना, ठीक है। अब आता है डिफरेंशिएट बिटवीन टू सेल एनक्लोज इन मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, पढ़ा दिया वैसे पर अभी नहीं लिखवा रहे। ड्रॉ द लेबल सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर, ठीक है। तो बताओ जी कौन सा डायग्राम आएगा, ये वाला या इससे अगला? यही वाला, यही आएगा। ट्रांसफर सेक्शन का देखिए। हाँ, ट्रांसफर सेक्शन का ये आएगा। उसमें एक वर्ड लिखा होगा माइक्रोस्कोपिक, क्या लिखा होगा? माइक्रोस्कोप, वो भी दिया होगा क्वेश्चन, कहीं पे भी बताऊंगा कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये 2 या 3 नंबर में आता है कि एंथर का ट्रांसफर सेक्शन बनाओ या एंथर का डायग्राम बनाओ, तो तुम्हें ये जो मैंने लेयर यहाँ बनाई है ना, ये चारों तरफ बनानी है। कहाँ बनानी है? चारों तरफ बनानी है। पता चले मैंने इतना बनाई है तो सर ने इतनी बनवाई थी, हमने भी इतनी बना दी, ऐसा नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। तो नंबर भी इतने ही मिलेंगे, या जी इतना ही दे टीचर, भाई इतनी दे देगा, मुझे क्या पता कितने तुम्हारे टीचर खुश हैं, ठीक है, या कितने तगड़े हैं इस मामले में। मैं तो जैसे नंबर दे देता हूँ अगर चेक करता हूँ तो, कि हाँ भाई बच्चे ने चारों नाम लिखे हैं तो पूरे नंबर दे दिए। पर वो टीचर सोचता है कि जैसा एनसीईआरटी में बना हुआ है कि पूरे में सारी लेयर बनी हुई है, तो वैसा बनाओ, सेंटर में गोले गोले बने हो तो सेंटर में गोले बनाओ, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद चारों लेयर दिखाओ तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो वो तुम्हारे टीचरों पे डिपेंड करता है कि कितने स्ट्रिक्ट है। चलो जी, तो ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे भी टिक लगा लेंगे कि इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल, ये स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 9, ये भी स्किप करो। हाँ, अब आएगा तुम्हारा फिर क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ एनलार्ज्ड व्यू। क्या लिख दिया अब? एनलार्ज्ड व्यू। ये अब तुम्हारा बनेगा वो वाला डायग्राम जो बाद में बनाया था, ठीक है। तो उसमें, हाँ, तो उसमें ये वाला हिस्सा, सिर्फ इतने हिस्से का डायग्राम बनता है ऐसे, कि भाई पहली लेयर का नाम क्या हो गया? एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस हो गई, ये हो गई एपिडर्मिस। दूसरी लेयर का नाम क्या हो गया? एंडोथीशियम। एंथर की दूसरी लेयर का नाम हो गया एंडोथीशियम। एंथर की तीसरी लेयर का नाम क्या हो गया? मिडल लेयर। मिडल लेयर कैसी होती है? मल्टी लेयर। तो यहाँ पे दो लेयर बनानी पड़ेंगी भाई, तो ये हो गई मिडल लेयर, ठीक है। और मिडल लेयर के बाद अगली लेयर कौन सी होती है? टैप्टम। तो सबसे अंदर वाली लेयर जो है उसका नाम हैगा टैप्टम। तो ये लेयर जो होगी टैप्टम, ठीक है। तो टैप्टम जो होती है थोड़ी, उसके न्यूक्लियस थोड़े बड़े बड़े बनाने होते हैं, और इस टैप्टम के अंदर फिर सेल बनानी होती हैं जिनका नाम होता है पॉलन मदर सेल, ठीक है। इनका नाम होता है पॉलन मदर सेल। तो ये वाला डायग्राम बनाना है जब एनलार्ज्ड व्यू लिखा होगा। जब क्या लिखा होगा? एनलार्ज। इसमें भी नाम लिखोगे, पता चले ऐसी बना है, इसका नाम लिखोगे एपिडर्मिस, इसका नाम लिखोगे एंडोथीशियम, इसका नाम लिखोगे मिडल लेयर, इसका नाम लिखोगे टैप्टम, ठीक है। इसका नाम लिखोगे पॉलन मदर सेल, लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी लिखना है, कहीं छोड़ दो कि लेयर लेयर लिख दी, वो तो था ही नहीं लेयर में। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। 10वां भी हो गया। अब आता है डिस्क्राइब द 3 सेल, अभी नहीं पढ़ाया। 11वां, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो ये भी अभी डिस्क्राइब करूंगा मैं दोबारा, ठीक है, कि कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। ड्रॉ द 2 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म, ये भी अभी नहीं पढ़ाया। लोअर लेवल डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ, देखो तो सेक्शनल व्यू, फिर दोबारा ये वाला डायग्राम आ गया, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन, तो सेक्शनल व्यू मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म, फिर दोबारा ये वाला डायग्राम। तो सेम जब तुम वाला डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14, इनमें इन दोनों क्वेश्चन में कैसा बनाओगे डायग्राम? सेम, मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही जगह पे लिख दोगे और इसका फिर डायग्राम एक बना दोगे। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ एंजियोस्पर्म, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन माइक्रोस्पोरेंजियम, अभी नहीं पढ़ा रहा, अभी पढ़ाऊंगा। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनलार्ज व्यू ऑफ टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर दोबारा ये डायग्राम आ गया, ठीक है। हाँ, लेवल टैप्टम, लेवल मिडल लेयर, लेवल एंडोथीशियम, लेवल माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो 16वें क्वेश्चन में और 14वें क्वेश्चन में और 7वें क्वेश्चन में डायग्राम क्या हो गया? सेम हो गया, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? अलग है, ठीक है।
यार गौरव की सुविधा के चक्कर में ना लाइट नहीं आ रही ढंग से। अब ठीक है भाई, हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टैप्टम। तो टैप्टम के बारे में अभी मैं लिखवाऊंगा, अगला टॉपिक टैप्टम के बारे में ही है, ठीक है। तो ये अभी इस पे भी मार्क कर लेना, एंड इसके बाद वाले क्वेश्चन हो गए। तो तुम्हारे जो कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं जो हो जाएंगे, जो एमसीक्यू वाले आएंगे वो बाद में कराएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा पेन भी चाहिए, वाह भाई वाह। और कोई सेवा, लाल पेन दो है, बैग में होगा, रुक जा दे रहा हूँ। गौरव भाई तुम ना महान हो। मिल गया, ठीक है, तेरा बच्चे चुरा ले। चलो मैं तो इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ एमसीक्यू कर लेना, मैं कराऊंगा बाद में क्योंकि जल्दी हो जाएंगे तो बाद में कराऊंगा। इनको पहले इरेज करके लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे टैप्टम, ठीक है। तो यहां पे टॉपिक का नाम डालेंगे लेयर ऑफ एंथर, लेयर ऑफ एंथर। और लेयर ऑफ एंथर में बाकी लेयर का तो नाम लिखेंगे क्योंकि उनके बारे में ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, एक बार ऊपर लिख देता हूं। तो टॉपिक का नाम लिखोगे लेयर ऑफ एंथर, लेयर ऑफ एंथर, एंथर की लेयर्स। और एंथर की लेयर में नंबर 1 लेयर जो होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बगल में लिखोगे फंक्शन, फंक्शन। इसका फंक्शन होता है एंथर में प्रोटेक्शन, ठीक है भाई। सेकंड लेयर एंथर की जो हमने पढ़ी एंडोथीशियम, ठीक है। तो मेल पार्ट की सेकंड लेयर होती है एंडोथीशियम। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन और डाइसेंस। तो प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस। डाइसेंस का मतलब क्या बताया था, पॉलन ग्रेन का बाहर आना इज कॉल्ड डाइसेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, मिडल लेयर। तो मिडल लेयर जो होती है इसका काम सिर्फ होता है डाइसेंस, ठीक है। पॉलन ग्रेन को बाहर लाने में सिर्फ मदद करती है ये डाइसेंस। और फोर्थ लेयर जो होती है उसका नाम होता है टैप्टम, ठीक है भाई। तो अब हम पढ़ेंगे टैप्टम के बारे में। फोर्थ लेयर इज टैप्टम। चलो तो इसके पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लाइन से लिखेंगे सबके बारे में। तो पहला पॉइंट है इट इज द फोर्थ लेयर, ठीक है। तो ये कौन सी लेयर होती है, फोर्थ लेयर होती है। तो फर्स्ट पॉइंट टैप्टम इज, इट इज फोर्थ लेयर, इट इज फोर्थ लेयर, ये फोर्थ लेयर होती है। इट इज फोर्थ लेयर, टैप्टम इज फोर्थ लेयर। फर्स्ट पॉइंट टैप्टम जो होती है वो फोर्थ लेयर होती है। सेकंड पॉइंट टैप्टम का, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो डेंस साइटोप्लाज्म जो होता है उसका मतलब होता है इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा खचाखच भरी हुई हैं, जगह नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है। मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप बहुत कम है, इतना ज्यादा गाढ़ा इसका साइटोप्लाज्म है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। थर्ड आती है लेयर, सॉरी थर्ड आता है फंक्शन, ये पॉलीप्लॉइड होती है। कैसी होती है, पॉलीप्लॉइड होती है। तो इसका पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस पॉलीप्लॉइड होता है। तो पॉलीप्लॉइड का मतलब मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, एक बार दोबारा समझाता हूं। तो मैंने बताया था कि भाई एक सेल है और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो एक सेल है और उस सेल के अंदर क्या आएगा, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम अगर पेयर में है तो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 23 विच इज XY। तो ये मेल है, क्या आएगा, मेल है।
और ये इसका क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है और ये 23वां क्रोमोसोम है, तो टोटल इसमें कितने क्रोमोसोम हुए? 46। कितने हुए? 46। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हो गया डिप्लॉइड। कैसा हो गया? डिप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड का सिंबल क्या होता है? 2n। और प्लांट्स में डिप्लॉइड को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है भाई, तो हम ह्यूमन भी क्या है? डिप्लॉइड है। हमारी स्किन की सेल भी कैसी है? डिप्लॉइड है। आईज की सेल्स भी कैसी हैं? डिप्लॉइड है। हार्ट की सेल भी कैसी हैं? डिप्लॉइड। मतलब हमारी हर सेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे हैं? पेयर में। कैसे आएंगे? पेयर्स में। फिर हमारी एक सेल है और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1, 2 और लास्ट वाला जो है या तो एक्स है या वाई है। तो ये हमारे हो गए गैमेट्स। क्या हो गए? गैमेट्स। जैसे कि स्पर्म और ओवा, उनके अंदर क्रोमोसोम कैसे होते हैं? पेयर में नहीं होते। पेयर में नहीं होते। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम थर्ड डायग्राम पे। तो ये एक सेल है किसी ऑर्गेनिज्म की या टैप्टम की सेल है और टैप्टम की सेल का ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। और टैप्टम की सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर 1 4, क्रोमोसोम नंबर 2 4, क्रोमोसोम नंबर 3 4। तो मतलब यहाँ तो पेयर बहुत ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। तो ऐसी कंडीशन में इसे तो हम डिप्लॉइड कहते थे। 2 क्रोमोसोम जब 2-2 थे, पहला वाला 2 था, दूसरा वाला 2 था, तो इसे डिप्लॉइड कहते थे। जब क्रोमोसोम सिंगल थे तो उसे हम क्या कहते थे? हैप्लॉइड कहते थे, है ना। डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन क्रोमोसोम आर इन पेयर इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड डिप्लॉइड कंडीशन। व्हेन क्रोमोसोम आर अनपेयर्ड दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड कंडीशन। इसका सिंबल क्या होता है? एन। और इसको प्लांट्स में कहते हैं गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन में हैप्लॉइड भी नहीं कहते, डिप्लॉइड भी नहीं कहते, ऐसी कंडीशन को पॉलीप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ठीक है। तो पॉलीप्लॉइड जो होता है, पॉलीप्लॉइड जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? पॉली का मतलब होता है मैनी, प्लॉइड का मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो व्हेन क्रोमोसोम आर मोर देन 2 इन पेयर, ठीक है, जब क्रोमोसोम 2 से ज्यादा अधिक पेयर में हो तो उस कंडीशन में सेल को क्या कहा जाता है? पॉलीप्लॉइड कहा जाता है। क्लियर हो गया? व्हाट इज पॉलीप्लॉइड? तो यहाँ पे इसका पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अब इस पे भी सवाल आ जाता है। क्या इसका सवाल आ जाता है कि इसका जो साइटोप्लाज्म वो डेंस क्यों होता है और इसका जो न्यूक्लियस वो पॉलीप्लॉइड क्यों होता है? तो उसका आंसर क्या होता है? बिकॉज इसे नरिशमेंट देना होता है। हर चीज में एक ही आंसर है। ठीक है। पॉलन ग्रेन बन नहीं पा रहे इसके खराब होने की वजह से। क्यों? क्योंकि ये नरिशमेंट देता है। ठीक है। देन पॉलन, इसका डेंस साइटोप्लाज्म क्यों है? क्योंकि ये नरिशमेंट देता है। क्योंकि इसका पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि ये नरिशमेंट देता है। ठीक है। हर चीज में ज्यादातर यही आंसर आएगा। क्योंकि क्या पॉलीप्लॉइड का सिंबल नहीं, कोई सिंबल नहीं होता क्योंकि उसमें ना, जैसे मान लो यहाँ 4 है तो 4n लिखना पड़ेगा। किसी में 6 हो सकते हैं तो 6n लिखना पड़ेगा। एक कोई ऑर्गेनिज्म में साथ कॉन्चिसीन करके आएगा, उसमें 1600 होते हैं। ठीक है। तो अब उस हिसाब से लिखना पड़ता है नंबर। n का मतलब क्या होता है? एक सेट। 2n का मतलब क्या होता है? 2 सेट। अब यहाँ पे 4n लिखना पड़ेगा। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। ये देता है नरिशमेंट, तो इट प्रोवाइड नरिशमेंट, इट प्रोवाइड नरिशमेंट, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ठीक है। तो ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है या पॉलन मदर सेल को, दोनों लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। ये हेल्प करता है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन को बनाने वाली जो मदर सेल होती है उसको ये न्यूट्रिशन देता है या पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देता है। दोनों वर्ड ठीक है, पॉलन ग्रेन भी, पॉलन मदर सेल भी। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट जिनके बारे में तुमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो नेक्स्ट आता है हेल्प इन, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम जो होते हैं वो ये बनवाता है। कौन सा एंजाइम की बात हो रही है अभी जरा बात करेंगे। ठीक है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। अभी एक्साइन क्या होती है? तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। एंजाइम भी हो गया और सेकंड क्या हो गया? एक्साइन भी हो गया। तो ये एंजाइम बनाने में मदद करता है, एक्साइन बनाने में मदद करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट। अब ये पॉलन किट क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट।
लिखो भाई सारे पॉइंट्स, तो एक बार समझा देता हूँ फिर याद करेंगे, बिना याद करे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये फोर्थ लेयर होती है, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पॉलीपॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और टैप्टम, ठीक है भाई। मिडल लेयर और ये वाली कौन सी हो गई, टैप्टम। तो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और टैप्टम। तो टैप्टम में क्या हो गया, फोर्थ लेयर, पहला पॉइंट डायग्राम से समझ में आता है। डेंस साइटोप्लाज्म डायग्राम से समझ में आता है, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस डायग्राम से समझ में आता है। तो अपने माइंड में डायग्राम से 3 पॉइंट याद करो, फोर्थ लेयर, डेंस साइटोप्लाज्म, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस। फोर्थ लेयर, डेंस साइटोप्लाज्म, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस, 3 पॉइंट्स याद हो गए, क्लियर है, ठीक है भाई। ये नरिशमेंट देता है, तो इसके पीछे कौन सी सेल होती है, मदर सेल और पॉलन ग्रेन। तो दोनों पॉइंट्स एक जैसे हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पॉलन मदर सेल या पॉलन ग्रेन। चाहे फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट लिखो चाहे नरिशमेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स ये भी एक जैसे हो गए, ये भी दोनों पॉइंट्स कैसे हो गए, एक जैसे। इसको भी डायग्राम में मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे मदर सेल को ये नरिशमेंट देता है, मदर सेल को ये नरिशमेंट देता है, पॉलन मदर सेल को ये नरिशमेंट देता है, पॉलन मदर सेल को ये नरिशमेंट देता है। तो 4 पॉइंट डायग्राम से याद हो गए, कैसे, फोर्थ लेयर, डेंस साइटोप्लाज्म, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस गिव नरिशमेंट टू द पॉलन मदर सेल और पॉलन ग्रेन। यहाँ पे पॉलन ग्रेन में लिख देते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स बना देंगे। फिर दोबारा फोर्थ लेयर, डेंस साइटोप्लाज्म, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस गिव नरिशमेंट टू द पॉलन मदर सेल एंड पॉलन ग्रेन। 5 पॉइंट हो गए, फोर्थ लेयर, डेंस साइटोप्लाज्म, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस गिव नरिशमेंट टू द पॉलन मदर सेल, गिव नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन। 5 पॉइंट याद हो गए, ठीक है भाई। तो कितने पॉइंट रह गए, 1 2 3, तीनों एक जैसे हैं, फॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर्मेशन, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो इन तीनों के बारे में समझते हैं, ठीक है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। पहले किसकी बात करते हैं, एंजाइम की। तो एंजाइम की बात करने से पहले जो बगल में डायग्राम है इसको जरा इरेज कर देते हैं। तो जो टैप्टम होता है वो एक्साइन को नरिशमेंट देता है। तो होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन होता है, अभी हमें पढ़ना है वैसे आगे। तो जो पॉलन ग्रेन होता है, ये जो पॉलन ग्रेन, इसके अंदर 2 लेयर होती हैं। तो ये पॉलन ग्रेन की इनर लेयर होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है इंटाइन। क्या नाम होता है, इंटाइन। और एक पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर होती है जिसका नाम होता है एक्साइन। और ये जगह जगह पे एब्सेंट होती है, तो इसका नाम क्या होता है, एक्साइन। तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। तो एक्साइन कौन बनवाता है, एक्साइन कौन बनवाता है, टैप्टम। एक्साइन कौन बनवाता है, टैप्टम बनवाता है, ठीक है। एंजाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एंजाइम। ये जो पॉलन ग्रेन है ये जाके गिरेगा फीमेल पार्ट पे। तो फीमेल पार्ट के कौन कौन से हिस्से होते हैं, स्टाइल और ओवरी। क्लियर है भाई बात, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जब ये पॉलन ग्रेन जाके एक स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो स्टिग्मा बोलेगी हाँ भाई कौन हो आप, ये जी हम तो अमरूद के पॉलन ग्रेन है। स्टिग्मा बोलेगी हम तो आम है, भाग जाओ यहाँ से, है ना। उसको पता होना चाहिए ना भाई बिरादरी का, किसका आम अमरूद थोड़ी उग जाएगा एक पे। तो कैसे पहचानेगा कि किसका पॉलन ग्रेन आया, हवा थोड़ी देख रही है भाई, अमरूद वाले अमरूद की तरफ लेके जाने उड़ा के, है ना भाई, जामुन वाले जामुन की तरफ लेके जाने हैं। तो पॉलन ग्रेन कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो मान लो आम के ऊपर अमरूद का पॉलन ग्रेन गिर गया, तो किसकी मदद से पहचाना जाएगा, एंजाइम की मदद से। और ये एंजाइम कौन बनाता है कि वो पहचाने जा सके, टैप्टम। तो हर प्लांट का टैप्टम एक ऐसा एंजाइम बनाता है कि वो जाके उसी ही फीमेल पार्ट से फर्टिलाइज करे जो उसके ही वैरायटी का है। कि आम पे आम का गिरेगा जब भी एंजाइम मैच होंगे और पॉलन डेवलपमेंट होगी। अगर ये मैच नहीं करा तो पॉलन डेवलपमेंट नहीं होगी, पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं करेगा। क्लियर होगी बात। तो ये कौन सा एंजाइम बनवाता है, तुमसे पूछ ले कौन सा एंजाइम बनवाता है, ये वो एंजाइम बनवाता है जो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में मदद करता है, ठीक है। क्योंकि याद हो फीमेल पार्ट का नाम क्या था, पिस्टिल, ठीक है, या कार्पल, ठीक है। फीमेल पार्ट का नाम क्या था, पिस्टिल या कार्पल। तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो ये वो एंजाइम बनवाता है जो किसमें मदद करता है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में, ठीक है। तो एंजाइम का नाम होता है, मतलब प्रोसेस का नाम होता है जिसमें ये मदद करता है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ठीक है भाई। तो एक्साइन भी खत्म हो गया और एंजाइम भी खत्म हो गया। अब आता है पॉलन किट, अब आता है पॉलन किट। अब जो पॉलन ग्रेन है भाई, ठीक है, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, उनके ऊपर फैदर होता है, ठीक है।
तो बर्ड्स की स्क्रीन, बर्ड्स अपनी चोंच में तो पॉलन ग्रेन उठा के लेके जाएंगे नहीं, या तो उसके पंजे में फंसेंगे या उसके फेदर्स में फंसेंगे। तो बर्ड्स मान लो एक फ्लावर के पास गए, तो फ्लावर में क्या क्या हमने पढ़ा था, पेटल्स होती हैं, सेपल्स होती हैं, मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, और ये फ्लावर की डंडी होती है जिसे हम स्टॉक ऑफ फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है जिसका नाम क्या होता है, पेटल्स, जिसका नाम क्या होता है, पेटल्स या कोरोला, पेटल्स या कोरोला। तो एक मधुमक्खी जाके इसका वो क्या चूस रही है, रस, क्या चूस रही है, रस चूस रही है, या बर्ड जाके रस चूस रहा है जिसे हम नेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जब वो उसका रस चूस रहा है तो उस टाइम पे पॉलन ग्रेन जो है उसकी बॉडी पे चिपक जाने चाहिए, क्या कर जाने चाहिए, चिपक जाने चाहिए। ये किसके लिए है, ये उन फ्लावर्स के लिए है जिन पे ज्यादातर इंसेक्ट आते हैं या बर्ड्स आते हैं। हवा को क्या लेना देना, हवा वाले फ्लावर ना खुशबूदार होते, जिनके पॉलन ग्रेन हवा के द्वारा इधर उधर जाते हैं वो फ्लावर ना खुशबूदार होते ना रंगीन होते, ठीक है। जिन भी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, तो जिन भी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक हवा की मदद से जाते हैं, पानी की मदद से जाते हैं, उनके फ्लावर ना तो कलरफुल होते हैं ना उनमें रस होता है। दोबारा याद करेंगे क्या, जिन भी प्लांट्स के फ्लावर के पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह किसकी मदद से जाते हैं, पानी और हवा की मदद से जाते हैं, उनके अंदर ना तो कलर होता है और ना उनके अंदर नेक्टर होता है, ना उनके अंदर कलर होता है ना उनके अंदर नेक्टर होता है, ना उनमें खुशबू होती है, ना फ्रेग्रेंस होता है, ना कलर होता है, ना नेक्टर होता है। क्यों, हवा को क्या लेना देना इस चीज से, हवा को खुशबू से क्या लेना देना भाई, हवा मुड़ थोड़ी जाएगी अरे बदबूदार फूल है या इसमें खुशबू ही नहीं है मुड़ जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। हवा को क्या ले देना भाई, फ्लावर से है ना। तो हवा और पानी को फ्लावर के कलर वलर से कोई लेना देना नहीं है। तो जेनेटिकली उन्होंने अपने आप को, फ्लावर ने ऐसा डेवलप कर लिया है कि भाई इन चीजों पे अपने आप को क्यों एफर्ट मारना, ठीक है। तो फ्लावर कलरफुल होते ही नहीं है, स्मेल उनके अंदर होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये इनके अंदर कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन जाके किसके ऊपर गिरना चाहिए, फीमेल के ऊपर। अब ये मान लो फीमेल है ही नहीं यहाँ पे, फीमेल कहाँ है, दूसरे फ्लावर पे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ से दूसरी जगह तक जाए तो उसके लिए इसको इंसेक्ट के ऊपर, बर्ड के ऊपर चिपक जाना चाहिए। तो चिपकने वाला पॉलन ग्रेन के ऊपर एक चिपकने वाली लेयर होनी चाहिए। तो जो चिपकने वाली लेयर होती है, स्टिकी लेयर जो होती है, उसका नाम होता है पॉलन किट। तो द आउटर स्टिकी लेयर ऑन पॉलन ग्रेन इज नोन एज पॉलन किट। तो ये क्या होती है, इट इज अ स्टिकी लेयर, इट इज अ स्टिकी लेयर अराउंड पॉलन ग्रेन, अराउंड पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के आसपास एक स्टिकी लेयर होती है, उसका नाम क्या होता है, पॉलन किट होता है। क्या ये हर फ्लावर में पाई जाएगी, यस और नो, नहीं पाई जाएगी। विंड वालों में नहीं पाई जाएगी, वाटर वालों में नहीं पाई, क्योंकि कोई काम ही नहीं है ना। विंड को चिपचिपे उससे कोई मतलब नहीं। विंड तो ये सोचेगी जितना सूखा फ्लावर, जितना सूखा पॉलन ग्रेन हो और जितना हल्का पॉलन ग्रेन हो उतनी जल्दी मैं उड़ा ले जाऊंगी। चिपचिपा होगा, हवा आ रही हो, छूट ही नहीं रहा है ना, समझ रहे हो बात। तो पॉलन किट कहाँ प्रेजेंट होगी, इंसेक्ट वालों में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि पॉलन किट किस में होगी, इंसेक्ट वालों में, बर्ड वालों में होगी, जिनमें जरूरत है चिपकने। अब जरा याद कर लो, सारे पॉइंट याद हो गए होंगे वैसे तो मुझे लग रहा है, ठीक है। इट इज अ फोर्थ लेयर, देन साइटोप्लाज्म, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस, गिव नरिशमेंट टू पॉलन मदर सेल, गिव नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन। 5 पॉइंट तो ऐसे याद हो गए, ठीक है भाई। उसके बाद कौन से 3 पॉइंट से, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट, टैप्टम खत्म। तो टोटल हमने 3, 3, 6, 2, 8 पॉइंट याद कर लिए। हो गया, सुनाओ भाई गौरव। किसकी, एग्जाम में भी यही लिखा हुआ है, टैप्टम की 4th लेयर होती है। प्रोसेसर हो गया खराब, मदरबोर्ड चेंज होगा अब तो। एंथर की 4th लेयर होती है, इसलिए कहता हूँ पूरी स्टेटमेंट बोला करो। हाँ, पॉलीप्लॉइड क्या होता है, नहीं पॉलीप्लॉइड क्या होता है इसका, अबे न्यूक्लियस, पूरी बात बोलनी है हमेशा। पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तुम वो स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो नंबर कैसे मिलेगा, है ना। वो मुझे पता है ना, जो याद करते फिर वही लिखाते चुपचाप। चलो आगे, गिव नरिशमेंट टू, और
एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम जो काम आता है पिस्टल पॉलन पिस्टल पॉलीपिस्टल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम जो आउटरमोस्ट लेयर के पॉलीमर की हेल्पिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट पॉलन किट पॉलन किट के अराउंड स्टिकी लेयर ठीक है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ भाई। सर जब पॉलन के आगे स्टिग्मा के ऊपर मिलता है केमिकल इंटरेक्शन हो जाती है बीच में हाँ उसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं जिससे हमारे ओपी होते हैं वो सिलेक्ट करके कोई नहीं हाँ स्टिग्मा, हाँ स्टिग्मा जो होती है वो सिलेक्ट करती है कि ये हमारी बिरादरी का है या नहीं है, मतलब उसको टेक्निकली वर्ड कहा जाता है कंफर्टेबल एंड नॉन कंफर्टेबल पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये उसमें ये वर्ड तुम वहाँ सुनते हो अपने कंप्यूटर में, है ना, जब कंप्यूटर में कोई गेम डाल रहे होते हैं तो उसमें रैम कम है अपने कंप्यूटर में, प्रोसेसर हल्का, तो कहता है नॉन कंफर्टेबल है। और अपना कंप्यूटर तगड़ा है और उसमें तुम गेम वेम डाल रहे हो, कह रहा डालो भाई कंफर्टेबल है ना, इंस्टॉल हो रही होती है आराम से। तो एक बार अप्रैल की पहली क्लास है ये या दूसरी है? तीसरी कहाँ से हो गई? लास्ट क्लास में अटेंडेंस नहीं हुई। कब थी लास्ट? एक को तो नहीं थी, आज 4 है ना, 2 को थी। हाँ अप्रैल में भाई के याद हो गई, उस दिन अटेंडेंस नहीं हुई। चलो जी, तो आकृति आई थी, सक्षम आया था, सव्या भी आई थी, भव्य भी आया था, सभी आए थे ना, सभी आए थे। प्रंजल ठीक है भाई। चल तो ये हो गए यहाँ पे अटेंडेंस। चलो जी नेक्स्ट बच्चा, सव्या सुनाओ। ऐसे सुनाओगे? It is the fourth layer of anther. It has cytoplasm. It has polyploid nucleus. It gives nourishment to the pollen cell or pollen grain. It helps in the formation of enzymes. It helps in the formation of enzymes. It helps in the formation of pollen grain. बढ़िया, शाबाश। सुनाओ आकृति। It is the fourth layer of anther. It has named cytoplasm. It has a polyploid nucleus. It provides nutrition to polynucleases. It helps the formation of enzyme. It helps the formation of enzyme. It helps the formation of pollen. एग्जाइन क्या होती है? कंटिन्यूस होती है, डिसकंटिन्यूस होती है? बढ़िया, नेक्स्ट। पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस रह गया। एंजाइम्स किस लिए होते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। टॉपिक भी आ गया, सुनाओ प्रंजल। आगे बढ़िया। पॉलन किट क्या होती है? पॉलन किट हाँ स्टिकी लेयर पर किस लिए काम आती है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए। किस कंडीशन में? विंड वाली, वाटर वाली या इंसेक्ट वाली? इंसेक्ट वाली, बढ़िया, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में सुनाओ भाई। हाँ It provides nourishment to polymer cell and pollen. It helps to formation of enzyme. Enzyme helps in pollen interaction. It helps in formation of enzyme. Enzyme is the outermost layer of pollen grain. It is discontinuous. बहुत बढ़िया। It helps in formation of molecule. It's sticky layer around the pollen grain, which helps to help in insect pollination, insect and bird pollination. सक्षम। It is on the fourth layer of anther. That's the cytoplasm होगा और polyploid nucleus help in transport of materials to pollen cells. हाँ Help in nourishment to pollen grains. हाँ Help in formation of enzyme or
pollen grain. Enzyme water pollen on different interaction. Enzyme water the outer layer of pollen grain. Discontinuous object. डिसकंटिन्यूस का क्या मतलब होता है? मतलब हाँ, जगह जगह पे absent होती है। आगे क्यों होती है absent, कोई बताएगा? हाँ तो फिर पढ़ रखा है तुमने, ऐसे तो गैस करने वाली बात थी। आगे है ना, कोई जर्म पोर तो वर्ड बोल दिया मतलब पढ़ रखा है। आगे चलो जी नेक्स्ट भव्य। पॉलन किट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं वर्ड पूछ रहा था ये एक्साइन यहाँ पे एब्सेंट क्यों है, ठीक है, तो इसने टेक्निकल वर्ड बोल दिया जर्मपोर, पर एक्चुअली एब्सेंट किस लिए यहाँ पे, यहाँ से जब ये पॉलन ग्रेन जाके गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा, स्टिग्मा पे, तो यहाँ पे गिरने के बाद इस पॉलन ग्रेन से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है पॉलन ट्यूब। क्या नाम होता है? तो पॉलन ट्यूब इस अपसेंट एरिया से ही निकलती है, ठीक है, जहां पे एक्साइन अपसेंट होती है। तो पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट में मदद करता है जहां पे एक्साइन नहीं होता। तो इसको खैर इरेज करते हैं। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाली बात समझ में आ गई थी, ठीक है। तो अब हम टॉपिक का नाम डालेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो दोबारा नहीं लिखेंगे, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है भाई? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर क्या होता है? पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर। तो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर पूरी करनी हो तो प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन इज नॉन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो बनते हैं वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है भाई। तो ये कैसे होती है? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो एंथर होता है उस एंथर में डाइथिकस कंडीशन होती है, इसमें पॉलन सैक होता है, पॉलन सैक में पॉलन मदर सेल होती है, और पॉलन मदर सेल जो होती है ये पॉलन मदर सेल क्या बनाती है? पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे जो पॉलन मदर सेल होती है ये पॉलन मदर सेल बनाती है 4 पॉलन ग्रेन। कितने पॉलन ग्रेन बनाती है? 4 पॉलन ग्रेन बनाती है। तो यहाँ पे एक पॉलन मदर सेल होती है जो डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है ये, ठीक है। तो डिप्लॉयड का मतलब इसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये 4 पॉलन ग्रेन बनाती हैं, और ये चारों पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो ये जिस प्रोसेस से बनाती है उस प्रोसेस का नाम होता है मियोसिस, ठीक है। तो ये किस प्रोसेस से बनाती है? मियोसिस। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ कि पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, जो पॉलन मदर सेल थी वो गई अंडरगो मियोसिस। ये कौन सी प्रोसेस में गई? मियोसिस में। एंड इट प्रोड्यूस 4 पॉलन ग्रेन्स। और इसने कितने पॉलन ग्रेन बनाए? 4 पॉलन ग्रेन बनाए, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूस 4 पॉलन ग्रेन्स, और ये सब के सब कैसे हैं? हैप्लॉइड है, ठीक है। दिस 4 पॉलन ग्रेन जो इनकी अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड पॉलन टेट्राड। दिस इज कॉल्ड पॉलन टेट्राड। तो जो इनकी अरेंजमेंट है इसे क्या कहा जाता है? पॉलन टेट्राड। तो यहाँ पे एग्जाम में जब भी आएगा व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज। तो सवाल ये आता है यहाँ पे पॉलन ग्रेन जेनेसिस क्यों नहीं लिखा? बता भाई। क्योंकि पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर। तुम्हें समझ में आया प्रंजल क्या बताया मैंने बोला यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जेनेसिस क्यों नहीं लिखा हुआ? पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन की जगह यहाँ पे पॉलन ग्रेन जेनेसिस लिख देते, ज्यादा समझ में आता। तो पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर। क्या नाम होता है?
क्योंकि ये छोटा होता है, तो छोटे की वजह से माइक्रोस्पोर गोल होता है। तो पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर जेनेसिस। इसलिए बुक्स में लिखा होता है प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम माइक्रोस्पोर होता है, ठीक है। देन आता है इसके बारे में कि प्रोसेस कैसे होती है, तो हाउ इट अकर। तो पॉलन मदर सेल जाती है मियोसिस में और ये प्रोड्यूस करती है 4 पॉलन ग्रेन, जिन्हें हम कहते हैं पॉलन टेट्राड। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, इसलिए इसे पॉलन टेट्राड कहते हैं। और इस पॉलन टेट्राड के अराउंड एक कवरिंग होती है और इस कवरिंग का नाम होता है सेलुलोस एंड पैक्टिन। किसकी होती है ये? सेलुलोस। किसकी होती है ये? पैक्टोसेलुलोस, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पैक्टोसेलुलोस, ठीक है। तो इस कवरिंग का नाम होता है पैक्टोसेलुलोस। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन चारों टेट्राड को, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे लिखेंगे, ये कवर करता है, इट कवर टेट्राड। ये कवर करता है किसको? टेट्राड को। तो पॉलन ग्रेन का जो टेट्राड है उसको ये कवर करता है कौन? पैक्टोसेलुलोस। फिर दोबारा आते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसको टैप्टम को इरेज करते हैं। तो अब मैं एक एक करके कुछ बच्चों से सवाल पूछता हूं ताकि मुझे ये पता चले सके कि तुम सब एक लेवल पे हो या नहीं हो, ठीक है। तो सवाल ये है कि मियोसिस के बारे में किस किस बच्चे को पता है? हाथ ऊपर करो। साना, पता है मियोसिस के बारे में, ठीक है। तो मियोसिस कैसी प्रोसेस होती है? रिडक्शनल डिवीजन की। ये क्रोमोसोम पेयर में, किसमें है? पेयर में, लास्ट में XY। तो अगर ये मियोसिस में गई सेल, अगर ये मियोसिस में गई सेल, तो यहाँ पे ये सेल बनाएगी 4 सेल, और चारों के अंदर क्रोमोसोम जो होंगे न्यूक्लियस में वो पेयर से खुल जाएंगे, सिर्फ सिंगल हो जाएंगे। इसमें हो जाएंगे सिंगल हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम जो होंगे पेयर से अलग हो जाएंगे और सिंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के मन में सवाल ये आता है, या मैं ही पूछ लेता हूँ कि भाई यहाँ पे क्रोमोसोम जो थे वो थे पेयर में, मतलब 2, तो इसने 4 सेट कैसे बना दिए? क्योंकि सेल डिवीजन से पहले हर सेल अपने कंटेंट को डबल करती है। क्या करती है? तो डिवीजन से पहले इसने क्रोमोसोम को 2 की जगह कितना करा होगा? 4। तो इसलिए 4 बटे हैं और चारों में एक एक सेट देना है, डबल तो देना नहीं है ना। अब मान लो सेम सेल, क्या? सेम सेल एक प्रोसेस में गई जिसका नाम होता है माइटोसिस। क्या नाम होता है? माइटोसिस। तो ये सेल सिर्फ 2 सेल बनाएगी। कितनी बनाएगी? 2 बनाएगी। क्यों बनाएगी 2? इसकी भी जरा बात करते हैं। तो एक सेल डिवीजन से पहले अपने कंटेंट को डबल करती है, तो डबल करती है मतलब 2 की जगह कितने हो गए होंगे? 4। तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई? इसने 2 तो यहाँ दे दिए और 2 पेयर यहाँ पे दे दिए, तो 4 हो गए। क्लियर? देख लो, 2 का डबल 4, 2 और 2 4, 2 का डबल 4, 1 2 3 4। तो रिडक्शनल डिवीजन होगी तो सब में एक एक सेट जाएगा क्रोमोसोम का, तो सबके अंदर क्रोमोसोम n हो जाएंगे, मतलब हैप्लॉइड हो जाएगा। और जब भी माइटोसिस होगी तो सबके क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? जैसे पहले थे वैसे बाद में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और इसीलिए इसको, इसमें कम हो जाते हैं तो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो इक्वेशनल और रिडक्शनल डिवीजन 2 नाम देखने को मिलते हैं यहाँ पे हमें इन 2 सेल डिवीजन के, ठीक है भाई। जिसको और डिटेल में पढ़ना हो, मैंने एक क्लास में पूरी सेल साइकिल पढ़ाई थी, उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, चाहिए हो तो भेज दूंगा, देखते रहना आराम से। वीडियो भाई मांगनी पड़ेगी, शेयर कर दूंगा मैं, ग्रुप पे नहीं डालता मैं, भेज दूंगा। जो चाहिए हो मुझे बता देना, प्राइवेट नहीं कर रखी, ऐसी डाल रखी है, देख लेना सारी। चैप्टर 1 फर्स्ट क्लास ऐसे करके डाल रखी है सारी, सेकंड क्लास थर्ड क्लास करके। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे क्या गौरव? हाँ लिख लो, अगर आता है तो मत लिखो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन को कहा जाता है। अब आता है पॉलन डेवलपमेंट या माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट या पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट, ठीक है भाई, डेवलपमेंट। तो पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट या माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट कैसे होगी यहाँ पे? तो ये जो 4 पॉलन ग्रेन बने हैं जिन्हें हम पॉलन टेट्राड कहते हैं, ये अपनी इस कवरिंग में से बाहर आएंगे और इसमें से एक पॉलन ग्रेन आगे डिवाइड करने लगेगा। तो इस एक पॉलन ग्रेन के अंदर हमें देखने को मिलेगा बहुत बड़ा वैक्यूल और एक न्यूक्लियस। क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस। तो ये इसका न्यूक्लियस है जो सेंटर से दूर है,
तो प्लांट्स का न्यूक्लियस हमेशा सेंटर से दूर होता है, प्लांट का न्यूक्लियस हमेशा सेंटर से, कारण बताओ, साथ में बोल तो दिया दूर होता, कारण बताओ। क्योंकि लार्ज वैक्यूल होता है। ह्यूमन में ऐसा क्यों नहीं होता? होता ही नहीं है, ठीक है। हमारे अंदर वैक्यूल होता ही नहीं है, छोटा छोटा कुछ नहीं होता ही नहीं वैक्यूल, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? जो सेंटर से अवे होता है, ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? इरेगुलर तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसेंट्रिक क्या कहते हैं? इसेंट्रिक। प्लांट का न्यूक्लियस कैसा होता है? इसेंट्रिक, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो ये वर्ड याद होने चाहिए, एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो तो याद होने चाहिए, ठीक है। इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये इसका वैक्यूल होता है, ठीक है। क्या होता है इसका? वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल जो था, बोलो, वो तो आएगा अभी, ठीक है। अभी मैच्योरेशन कहाँ हुई, ठीक है। तो एक सेल की मैच्योरेशन पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं हम? एक सेल की। तो एक सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एक देखने को मिलता है न्यूक्लियस, जो कैसा आएगा? इसेंट्रिक। कैसा आएगा? इसेंट्रिक, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर। और इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है। अब अगली स्टेज में क्या होती है? ये तो हो गया डायग्राम नंबर 1 मैच्योरेशन का। डायग्राम नंबर 2 पे आते हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलता है? ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस नीचे की तरफ है, ठीक है, जिसे हम इसेंट्रिक न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये डिवाइड कर रहा है एसिमेट्रिकली। कैसे डिवाइड कर रहा है? तो यहाँ पे एसिमेट्रिक का मतलब होता है बराबर से नहीं डिवाइड हो रहा, ठीक है। ये कैसे डिवाइड नहीं हो रहा? बराबर से डिवाइड नहीं हो रहा। तो एसिमेट्रिकल स्पिंडल, इसे क्या लिखते हैं? एसिमेट्रिकल स्पिंडल। तो सवाल ये आता है, सर यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिवीजन ही लिख देते, स्पिंडल क्यों लिखा है? अभी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका वैक्यूल होता है वो भी डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में। तो वैक्यूल भी डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, ठीक है भाई। तो वैक्यूल डिवाइड हो गया। तो व्हाट इज एसिमेट्रिकल स्पिंडल? क्लियर है भाई? ध्यान दो जरा, यहाँ पे इधर ध्यान दो। तो जब ये सेल ने ये सेल बनाई, जब ये सेल ने ये सेल बनाई, तो उस केस में ये कैसी रही होगी? तो उस केस में इस तरीके से रही होगी। ये इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गए? क्रोमोसोम्स। क्या हो गए? क्रोमोसोम्स। 2 ही बना देता हूं, ठीक है। 2 है ना, यहाँ पे 2 ही बना था, XY नहीं बना रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्पिंडल लग गए इनके ऊपर। क्या लग गए? ये लग गया सेंट्रियोल, ये हो गया यहाँ पे सेल। स्पिंडल ने 2 क्रोमोसोम ऊपर खींचे, 2 क्रोमोसोम नीचे खींचे। तो 2 क्रोमोसोम कहाँ चले गए? ऊपर, और 2 क्रोमोसोम कहाँ चले गए? नीचे। इसने इसके ऊपर क्या बना लिया? न्यूक्लियस। इसके ऊपर क्या बना लिया? न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस हुई, 2 सेल बन गई। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो स्पिंडल कब बनता है? जब क्या डिवाइड होने होते हैं? न्यूक्लियस या क्रोमोसोम डिवाइड होना तो क्या बनता है? स्पिंडल। और ये स्पिंडल कैसा बना है? एसिमेट्रिकल, मतलब जो एक तरफ का न्यूक्लियस है वो बड़ा बन रहा है और एक तरफ का छोटा। मतलब स्पिंडल फाइबर एक तरफ के बड़े और एक तरफ के छोटे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो अगली स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है? ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल जो होता है ये डिवाइड कर जाता है। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ बना रहा हूँ। ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल मतलब न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है। तो जब न्यूक्लियस को डिवाइड करता है तो एक नाव जैसा न्यूक्लियस बनता है। कैसा बनता है? नाव जैसा, जिसे हम कहते हैं बोट शेप। क्या कहते हैं? बोट शेप। और एक यहाँ पे इर्रेगुलर न्यूक्लियस बनता है। कैसा बनता है? इर्रेगुलर न्यूक्लियस बनता है। तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस बनता है बड़ा और एक न्यूक्लियस बनता है छोटा, क्योंकि एसिमेट्रिकल था। क्योंकि कैसा था? एसिमेट्रिकल था। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ये छोटे वाले की सेल है। ये किसकी सेल है? छोटे वाले की। ये छोटे वाले का साइटोप्लाज्म है। छोटे वाले का क्या है? ये साइटोप्लाज्म। मतलब छोटी वाली सेल बहुत छोटी है, ये वाली सेल बहुत छोटी है। ये बड़ी वाली सेल है, ये बड़ी वाली सेल है, और ये बड़ी वाली सेल बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये नाव जैसी सेल क्या कर रही है? तैर रही है। ये नाव जैसी सेल क्या कर रही है? तैर रही है। तो ये वर्ड में नाव जैसा वर्ड मैंने क्यों बोला? ताकि तुम्हें पता रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि द स्मॉल न्यूक्लियस फ्लोट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ लार्ज सेल। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? द स्मॉल न्यूक्लियस फ्लोट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ, है ना, बोलना है साथ साथ, ठीक है। तो जो स्मॉल न्यूक्लियस है वो फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ लार्ज सेल। इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज करा? बोट जैसा, ताकि याद रहे कि वो क्या करता है? उसमें तैरता है। वो इतना छोटा है, पॉलन ग्रेन की छोटी सेल इतनी छोटी है कि वो लार्ज वाले के साइटोप्लाज्म में क्या करती है? तैरती है। तो ये पॉलन ग्रेन का बन गया डायग्राम। तो पॉलन ग्रेन मैच्योर कैसे करता है भाई? ए डायग्राम। ए डायग्राम में वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है। बी डायग्राम एसिमेट्रिकल डिवीजन होती है। सी डायग्राम 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है इसका नाम दिया जाएगा। तो बड़ा वाला न्यूक्लियस जो होता है इसका नाम होता है वेजिटेटिव। क्या नाम होता है?
वेजिटेटिव। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है इसका नाम होता है जनरेटिव। क्या नाम होता है? जनरेटिव। तो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, ठीक है भाई। अब जो यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है इसका दूसरा नाम होता है ट्यूब न्यूक्लियस। क्या नाम होता है? ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है ट्यूब न्यूक्लियस। और जो जनरेटिव होता है इसका दूसरा नाम होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस के नाम लिख दिए, अब दोनों की सेल के नाम लिखेंगे। तो जो वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल जो होती है उस सेल का, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है उसकी सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल। क्या नाम होता है? वेजिटेटिव सेल। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है उसकी सेल का क्या नाम होता है? जनरेटिव सेल। तो इसकी सेल का नाम होता है जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का नाम जनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस का नाम वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्लियर है भाई? ठीक है। तो ये हो गई डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं, एक बार देखो, एक बार क्वेश्चन देख ले, मैं जो जो हो गए हूं उनको मार्क करा दूं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तुमने इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योर पोलन माइक्रोस्पोर। देखा सेकंड क्वेश्चन? ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योर पोलन, सॉरी माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, लेबल इट सेलुलर कंपोनेंट्स ओनली। मतलब क्या बताने हैं उसके? ये जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव, मतलब ये वाला डायग्राम बनाना है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे इसमें 2 लेयर और बनेंगी, इंटाइन और एक्साइन। याद आ रहा है? टैप्टम में पड़ी थी तो वो और बनेगी, बाकी डायग्राम हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी मार्क कर लो जो करके लाओगे। अब आते हैं आगे 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन लिखा नहीं, अब ये नहीं होगा, 9th भी नहीं होगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ 3 सेल पोलन ग्रेन, ये भी नहीं पता, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। 12th मार्क कर लो, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। बता पाओगे? ठीक है, कैसे बताओगे? पोलन मदर सेल, इट अंडरगो मियोसिस एंड इट प्रोड्यूस 4 पोलन ग्रेन। डेवलपमेंट नहीं पूछ रहा, क्या नहीं पूछ रहा? डेवलपमेंट नहीं पूछ रहा, सिर्फ क्या पूछ रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताओ, बस यही होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मदर सेल गई, 4 बन गए, बस दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है भाई। देन 13 ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ 2 सेल फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्म। ये ठीक है, सेम डायग्राम, मतलब अगर सेकंड और 14 का आंसर देखा जाए तो सेम, हाँ जो देख लेना हो। ठीक है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, 15 मार्क करो। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन। ठीक है, इसी का तीसरा नाम लिख लो, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, और इसी को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट की क्या बतानी है? डेवलपमेंट। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। तो मतलब अब तुम्हारे जो क्वेश्चन नहीं हो पाए इसमें, वो रह गए तुम्हारे 3-4 रह गए होंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम जब जैसे जैसे टॉपिक करेंगे वो भी मार्क कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में तुम ये क्वेश्चन करके लाओगे, जो सेम होंगे उन क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे, वही मार्क कर दोगे कि सर तीसरा चौथा ये सेम है। ठीक है, फिर तुम्हारी सीट चेक करूंगा कि तुमने लिखा कैसा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुम पढ़ तो सब लेते हो, बता सब देते हो, फिर इंग्लिश बहुत तगड़ी लिखते हो तुम। एक फ्रांस और यूके और इन सब की इंग्लिश मिक्स करके कैसे इंग्लिश लिखते हो कि तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए लिखना सुधारना है। चलो जी, जा सकते हो। गुड इवनिंग।